तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़े थे और इफ एल्स की हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी और हमने इफ एल्स की नेस्टिंग भी पढ़ी थी और हमने आखिर में आके आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दिया था. ठीक है, यही किया था. तो आज बेसिकली जिस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, अगर वो देखने के लिए आपको हम एक वेबसाइट पे ले जाएं, हम सब ने एक डेटा टाइप पढ़ी थी स्ट्रिंग. सही है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने पढ़ी थी और हमने फंक्शंस भी पढ़े और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े. सही है, ये तीन चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस और हम लोगों ने स्ट्रिंग्स पढ़े. अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि ऑब्जेक्ट की क्या पहचान होती है. एक तो कर्ली ब्रैकेट होता है और दूसरा जब हम उसकी कोई प्रॉपर्टी निकाल रहे होते हैं तो डॉट. सही है. अब वैसे तो जब आप किसी वेरिएबल में एक स्ट्रिंग सेव करते हैं, ये हमारा कंसोल है. अब जैसे कि मैंने कहा var name इट इज इक्वल्स टू ABCD, तो जब हम लोगों ने डेटा टाइप सेव की स्ट्रिंग, तो ये एक डेटा टाइप स्ट्रिंग है, सिंपल स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है. लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग सेव करवाते हैं तो वो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी सेव करवाता है. इसका क्या मतलब है? अगर हम नेम देखें तो अभी हमारे पास सिंपली क्या आ रहा है, एक सिंपल एक टाइप स्ट्रिंग आ रही है. लेकिन अगर हम नेम करके डॉट करेंगे, तो जब आप इसको डॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कंसोल है ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, प्रॉपर्टीज दे रहा है. सही है. अब ये जो प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही हैं, लेट्स से कि अगर हम इसको कहें एक कोई भी प्रॉपर्टी कर लें, इसको हमने कहा है इंडेक्स ऑफ सी, हमने एंटर किया तो इसने कोई ना कोई रिप्लाई दिया. अब प्रॉब्लम ये है कि डॉट किसकी पहचान है, ऑब्जेक्ट की. सही है. और स्क्वायर ये आपके सॉरी राउंड ब्रैकेट किसके आगे आते हैं, फंक्शंस के. तो यहां पे क्या हो रहा है, हालांकि ये जो नेम था इसके अंदर क्या सेव हुआ हुआ है, सिंपल एक स्ट्रिंग. तो होता क्या है कि जब जावास्क्रिप्ट में आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं, बनाने का क्या मतलब है, किसी आप वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग सेव करवाते हैं तो उससे काम क्या होता है कि उससे आपके पास जावास्क्रिप्ट आपको एक अलग से ऑब्जेक्ट बना के दे देता है. अब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेसिकली आपको हेल्प आउट करती हैं उस स्ट्रिंग के साथ खेलने के लिए. क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ आपको काम करने होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग में आपकी ज़रूरत है. वो जावास्क्रिप्ट आपको क्या कहता है कि आपको आप डॉट लगाएं, जो भी स्ट्रिंग आपने वेरिएबल बनाया है उसके आगे डॉट लगाएं और सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर लें. ये बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से अब हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमें देता है, किसके साथ लगा के, स्ट्रिंग के साथ लगा के. और ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि आगे चल के जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे और आप स्ट्रिंग्स के साथ खेलेंगे तो उसको आपको ये वाली प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं. ठीक है. अब ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसको याद करें. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप बार बार यूज करके आपको याद हो जाती हैं. सही है. और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद नहीं रखनी चाहिए, मतलब आप दिमाग खामखा ना लगाएं याद रखने में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये काम ऐसे होता है, ताकि आपको जब ऐसी जरूरत पड़े तो आपको दिमाग में हो कि यार ये प्रॉपर्टी होती थी. तो आप इस पेज पे जाएं, जो मैंने ये वाला पेज खोला है, और जाके देख लेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी और उसको इस्तेमाल कैसे करना था. बात समझ आ रही है? तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो आपको नॉर्मली रट जाएंगे. लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कम यूज़ होती हैं, उसमें मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लेके बैठे हैं और उसको याद करें, बगैर ज़रूरी. इवन मैं खुद भी याद नहीं करता. जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे पता है कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, तो उसका साइंटेक्स मैं सिंपल इस पेज पे आके देख लेता हूँ और हमारा काम हो जाता है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लॉजिक ज़्यादा है, रट्टा कम है. आप रट्टा जितना कम से कम लगाएं उतना अच्छा है, आप लॉजिक को जितना समझें उतना
बेहतर है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये इंडेक्स ऑफ आया कहाँ से। ये इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, किसके साथ लगा के, स्ट्रिंग के साथ लगा के। उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ। लेकिन ये इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन है। याद है मैंने ये करके दिखाया था कि ये कैसे होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन कैसे बन सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ ऐसा कहा था कि var obj करें, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एज के साथ साथ एक सेव करो, किस नाम की, इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है, बल्कि इसको इंडेक्स ऑफ ही कह लें, बिल्कुल उसके साथ सेम सेम रखते हैं, इंडेक्स ऑफ कर लें। और ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। नॉर्मली जब आप फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन लिखने के बाद उसका नाम लिखते थे, याद है। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि कोई मैंने फंक्शन का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन किसको बिलोंग करता है, इंडेक्स ऑफ को। क्योंकि ये किस में सेव होगा, इस वेरिएबल में सेव होगा, तो मुझे यहां पे इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब इशू ये है कि इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप गूगल पे सर्च करेंगे एनोनिमस फंक्शन, तो आपको ये बताएगा कि अ फंक्शन दैट इज नॉट बाउंड टू एन आइडेंटिफायर, यानी कि जब आप उसको बना रहे थे तो ये इसका कोई भी आइडेंटिफायर नहीं था। इसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस का मतलब अंग्रेजी में होता है जिसको आप नहीं जानते, या जो आपने चीज नहीं देखी हुई होती है उसको एनोनिमस कहते हैं। शायद आपने देखा है कि एनोनिमस एक हैकिंग ग्रुप भी है, एक दुनिया का बहुत पॉपुलर हैकिंग ग्रुप है, उसका नाम है एनोनिमस। अब वो लोग खुद को एनोनिमस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी को नहीं पता वो कौन है। जब भी वो लोग अपनी कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज करते हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए होते हैं और किसी को नहीं पता वो कौन है, इस वजह से उनका नाम क्या है, एनोनिमस। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता था, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इस पूरे फंक्शन को हम किस में सेव करवा रहे हैं, इंडेक्स ऑफ में सेव करवा रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं कि भाई ये करता क्या है, सिंपली फर्ज करें ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन एक कंसोल लॉग करवा देता है, इनसाइडर फंक्शन ट्रिगर्ड, सही है। अब जब मैं आता हूं ओबीजे में, तो ओबीजे की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, डॉट। और डॉट में मैं क्या लिखता हूं, इंडेक्स ऑफ। ऑफ में मैं क्या देता हूं, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अब राउंड ब्रैकेट्स देने के बाद, अब क्योंकि मैंने इसमें कोई पैरामीटर नहीं मांगा था, सही है, मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं मांगा था, तो मैं इसमें कोई भी डेटा देने के लिए मुझे देने की जरूरत नहीं है। अगर इधर मैंने कोई पैरामीटर मांगा होता तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई डेटा देने की जरूरत थी। अब मैंने इसको एंटर किया तो नीचे क्या लिखा हुआ है, इनसाइडर फंक्शन ट्रिगर्ड। अब ये जो फंक्शन है ये किसके अंदर सेव हुआ हुआ है, ओबीजे। तो अब जरा इसको दोबारा देखें, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। अब ये एक पैरामीटर रिसीव करता है, ये देखेंगे ये क्या होता है, कैसे होता है। मैंने ये किया तो उसने रिटर्न क्या किया, 2। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम चीज है, एग्जैक्ट सेम चीज है। जो मैंने फंक्शन बनाया ये बिल्कुल उसकी तरह ही काम करता है, लेकिन यहां पे नेम के अंदर फंक्शन आपने नहीं बनाया था या मैंने नहीं बनाया था, ये हमें किसने दे दिया, जावास्क्रिप्ट ने दिया है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स। अब इनको मेथड क्यों कह रहा है, फंक्शंस क्यों नहीं कह रहा, सही है। अब आपको ये चीज थोड़ी रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि अगर फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड। अगर फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, मेथड। अब ये फंक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है, राउंड ब्रैकेट, गारंटीड ये फंक्शन है। लेकिन क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के, क्योंकि डॉट मुझे बता रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर है तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। हमेशा अब ये चीज याद रहिएगा, जिस तरीके से आपने याद किया हुआ है कि एरे की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, कर्ली ब्रैकेट, एरे को कैसे कॉल करवाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करवाते हैं, डॉट, फंक्शन की पहचान क्या है, राउंड ब्रैकेट। इसी तरीके से डॉट करके अगर कोई फंक्शन हो तो ये किसकी पहचान है, मेथड, सही है। ये है फंक्शन, लेकिन ये किसके अंदर पाया जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं मेथड। तो हम जरा नीचे चलते हैं। सबसे पहला जो आपके पास आया है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लेंथ। अब ये स्ट्रिंग लेंथ क्या है, जरा इसको हम देखते हैं। हमने कहा नेम डॉट लेंथ।
अब इसके में मैं राउंड ब्रैकेट नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एंटर। जब मैंने राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया तो डॉट लेंथ क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन बगैर राउंड ब्रैकेट के तो चल ही नहीं सकता। तो मैंने लिखा सिर्फ डॉट लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक क्या सेव हुआ हुआ है, नंबर। जब आपने ये स्ट्रिंग सेव करवाया नेम के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट ने ये चेक किया कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। सही है, इसको हम दोबारा देखते हैं। नेम के अंदर क्या सेव हुआ हुआ है, नेम के अंदर सेव हुआ हुआ है ABCD। तो ABCD कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जब आपने ये सेव करवाया था एक वेरिएबल में और जावास्क्रिप्ट ने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई, किस नाम की, लेंथ के नाम की, और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, 4 क्यों सेट की, क्योंकि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर मैं इसको कहता हूं नेम इट इज इक्वल्स टू ABCD स्पेस, अब इसकी कितनी लेंथ होगी, नेम डॉट लेंथ, तो इसकी कितनी हो गई, 5, क्योंकि यहां वाला जो स्पेस है ये इसको भी एक कैरेक्टर काउंट करता है। स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज आप सेव करवाएंगे वो क्या काउंट होगी, कैरेक्टर। वो कुछ भी हो, वो इवन स्पेस हो, तो उसको वो क्या काउंट करेगा, कैरेक्टर काउंट करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग इवन आगे से भी स्पेस दें, बीच में से भी स्पेस दें, और बाद में हम लोग कहें नेम डॉट लेंथ, तो अब देख रहे हैं कि हमारी लेंथ कितनी बन चुकी है, 9 बन चुकी है, क्योंकि ये पहली बीच वाली सारी स्पेसेस को भी काउंट करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, नेम इट इज इक्वल्स टू ABCD। तो लेंथ क्या कर रहा है, आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है। अब ये कैरेक्टर्स को काउंट करना क्यों जरूरी है, नेम डॉट लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सही है, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे पता क्या चलता है कि ये जो वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग सेव हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। इसका मतलब है कि आपको अगर खेलना है अपनी स्ट्रिंग के साथ, आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है, जो कि आपको कौन बताता है, डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी। तो पहला ये जो लेंथ की प्रॉपर्टी है बहुत इजी है और बहुत आसान है। अब एक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, अब ये कहलाता है स्लाइसिंग। सही है, इसके अंदर ये बता रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स, मतलब कि आपको स्ट्रिंग के अंदर से कुछ हिस्सा निकालना है। तो ये आपको दे रहा है 3 प्रॉपर्टीज, एक स्लाइस, एक सब स्ट्रिंग और एक सब str। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये दो जो हैं समझ लें इधर से ही निकल के बने स्लाइस में। सही, तो अगर आप स्लाइस को सही समझ लेते हैं तो बाकी दो की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्लाइस को एक दफा ज्यादा सही से देख लें, और स्लाइस ही ज्यादा यूज होता है। सही है, और स्लाइस से आपको एक वर्ड समझ भी आ रहा है कि स्लाइस का मतलब होता है काटना। सही है, एक पीस काटना। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग का एक पीस कट करके बाहर निकालते हैं। अब ये आपको सिंपली क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि द मेथड टेक्स कितने पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स। एक उसकी क्या है, स्टार्ट पोजीशन, दूसरी इसकी क्या है, एंड पोजीशन। अब कहानी इंटरेस्टिंग है, मैं कहता हूं नेम इट इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे ऐसे थोड़ा ज्यादा सही समझ आता है। ठीक है, मैंने नेम में सेव करा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बल्कि एक और इधर से आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे, हम इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, आगे क्या है, 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम कहते हैं नेम डॉट स्लाइस, मैं कहता हूं शुरू करो 1 से और खत्म करो 3 पे। बात समझ आ रही है, स्टार्ट करो 1 से, एंड करो 3 से। अब मैंने एंटर मारा तो इससे मुझे क्या रिटर्न किया, 1 और 2। क्यों, जरा नेम को दोबारा देखते हैं। मैंने कहा उसको कि कहां से शुरू करो, 1। अब ये जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है, यानी स्ट्रिंग की काउंटिंग है, ये भी शुरू होती है एरे की तरह। एरे में काउंटिंग कैसे शुरू होती थी, 0 से, तो स्ट्रिंग में भी काउंटिंग कैसे शुरू होगी, 0 से। तो मैंने इसको कहा किससे शुरू करो, 1 से। तो इसने पहले वाले को क्या काउंट किया, 0, दूसरे वाले को क्या काउंट किया, 1। तो मैंने उसको क्या कहा था कि कहां से शुरू करो, 1 से, तो उसने 1 उठा लिया।
ठीक है, मैंने उसको कहा कहाँ पे खत्म करो, 3 पे, तो वो 2 पे आया, इसको ऐड करना है, वो 3 पे आया तो उसको रुक जाना है, लेकिन जो एंडिंग वैल्यू है उसने वो यहां पे नहीं लिखी। ये बात समझ आ रही है? अब हम इसको थोड़ा सा, अब कुछ बच्चे जो हैं इस चीज को समझ गए होंगे, कुछ बच्चे इधर कंफ्यूज हो गए होंगे कि 1 और 3 लिखा तो 1 2 कैसे आया। तो अब हम उनके लिए एक और चीज हम अलग करते हैं। तो 2 किस्म के बच्चे होते हैं ना, ABCDEFGHIJ, तो ये अब उनके दिमाग में प्रॉपर स्ट्रिंग है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को लगता है कि स्ट्रिंग जो होता है वो ABCD होता है, ठीक है। और कुछ बच्चों को समझ आ जाती है कि भाई अगर नंबर भी एक स्ट्रिंग के अंदर है तो वो भी एक टोटली स्ट्रिंग है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये मैंने लिख दिया नेम। अब मैं कहता हूं कि CD निकाल के लाओ, सही है। तो CD के लिए मुझे 0 1 2, यानी C किस पर है, 2 पर है, तो मैं इसको कहता हूं नेम डॉट स्लाइस, शुरू करो किससे, 2 से। अब D पे खत्म करो, तो D पे खत्म करो तो 1 2 3 4 पे खत्म करना है, लेकिन आप उसको वैल्यू किसकी दोगे, E की, उसके एक अगले वाले की, यानी कि 5 की। और जब आप एंटर मारोगे तो उस पर क्या आया, मैं 0 काउंट नहीं किया था, 0 1 2 3 4, E किस पे आ रहा है, 4, इंडेक्स नंबर क्या है उसका, 4 है। तो हम इसको दोबारा अब कन्वर्ट करके क्या करते हैं, 4, तो हमारे पास कितने आए, C और D। अब ये जो चीज है कि पहला लेटर जो आप लिख रहे हैं ये उसको उठा के लाता है, जो एंडिंग वाला लेटर लिख रहे हैं उससे एक पहले वाला उठा के लाता है। इस चीज को हम कहते हैं, जो चीज ये वाला काम कर रहा है कि जो आप नंबर लिख रहे हैं उसको उठा के ला रहा है, इसको वो कहता है इंक्लूसिव। क्या कहता है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव एक अंग्रेजी का लफ्ज है, ये कोई प्रोग्रामिंग का लफ्ज नहीं है, सही है। अगर आप इंक्लूसिव की मायने लिखें, इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज और आइटम्स, यानी कि जब कोई चीज आइटम इंक्लूड करना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इंक्लूसिव। तो हम इस स्लाइस में हमेशा जो पहला वाला पैरामीटर होता है इसको हम इंक्लूसिव पैरामीटर कहते हैं, और जो दूसरा वाला पैरामीटर होता है इसको हम लोग एक्सक्लूसिव पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव पैरामीटर। इसको मैं याद रखता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है सबको, इंपोर्ट का मतलब होता है जो आपके मुल्क में आए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो मुल्क से बाहर जाए। अगर इस किसी को ये भी याद रखने में इशू हो रहा है तो जो एक्सपोर्ट है वो बाहर जाने वाले आइटम्स को कहते हैं, यानी कि एग्जिट, EX है, एग्जिट आता है ना, तो एक्सपोर्ट। पहले मुझे एक्सपोर्ट याद रखने में मसला होता था, तो मैं ऐसे याद रखता था कि जो एग्जिट है वो EX एक्सपोर्ट है, सही है। इंपोर्ट है वो लाजमी सी बात है उसका ऑपोजिट होगा, तो एक्सपोर्ट अगर जाने वाला है तो इंपोर्ट आने वाला होगा। तो जो आपके पास इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव का मतलब है कि इंपोर्ट, यानी कि वो इंक्लूड करेगा, वो हमारे पास रहेगा, सही है। दूसरा वाला पैरामीटर है एक्सक्लूसिव, यानी कि वो एक्सपोर्टेड है, वो हमारे पास नहीं रहेगा, उससे एक पहले वाली वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ये बेसिकली जो अल्फाज हैं ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सही है। आपसे पूछेगा कि भाई स्लाइस में एक्सक्लूसिव पैरामीटर कौन सा होता है, आप कहते हो दूसरा वाला। वो पूछेगा कि इंक्लूसिव पैरामीटर कौन सा होता है, आप बोलते हो स्टार्ट वाला। या तो आप बोले स्टार्टिंग पोजीशन, या आप बोले एंडिंग पोजीशन, या बोले फर्स्ट पैरामीटर, या बोले सेकंड पैरामीटर, बहुत जिस तरीके से आप मर्जी उसको बोले आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो घुमा के भी पूछते हैं, वो ऐसे पूछते हैं कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है क्या वो एक्सक्लूसिव होती है, स्लाइस में जो स्टार्टिंग पोजीशन है क्या वो एक्सक्लूसिव होती है, वो इस तरीके से भी पूछते हैं, यस और नो। तो अगर आप इसको देखेंगे वो बोलना क्या चाह रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन यानी ये वाली वैल्यू क्या ये एक्सक्लूसिव होती है, यानी कि क्या ये एक्सक्लूडेड होती है, मतलब ये इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं होता। जो आपकी पहली पोजीशन होती है वो हमेशा इंक्लूसिव होती है, यानी कि मिलाई जाती है, तो वो हमेशा, ये आप इसका जवाब फॉल्स हुआ था, ठीक है। ये इस तरीके से इंटरव्यू में बहुत तंग करते हैं, स्लाइस के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। एक और स्लाइस का बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आता है जो सीधी बात है मुझे भी याद नहीं बैठता। एक ये होता है कि कुछ जो मेथड्स हैं वो आपको इंडेक्स नंबर आउटपुट करते हैं, कि जहां पे आपने ऑपरेशन किया या तो वो इंडेक्स नंबर आउटपुट करेंगे या आपको लेंथ आउटपुट करेंगे, कि यानी कि जो भी चेंजिंग आपने, यानी कि यहाँ पे आप कितने कैरेक्टर्स निकाल रहे हो, 2, तो वो लोग CD नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, 2,
यानी कि इतनी लेंथ के कैरेक्टर्स पे आपके साथ आपने कुछ ना कुछ किया है, वो ये बताता है, ये आउटपुट है। और यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है, वो कटी हुई वैल्यूज। ये भी क्वेश्चन में आता है कि जो स्लाइस है वो क्या आउटपुट देता है, लेंथ आउटपुट देता है या वो आपके कट जो आपने कैरेक्टर्स कट किए हैं वो आपको आउटपुट देता है। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन होता है। अब ये आउटपुट देने का क्या मतलब है, याद है हम फंक्शंस में हमने पढ़ा था रिटर्न। इसका मतलब है कि जो भी चीज आप स्लाइस कर रहे हैं तो ये स्लाइस का फंक्शन उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तभी वो नीचे आपके लिखा हुआ आ रहा है क्या, cd। और कोई फंक्शन जब रिटर्न करता है तो माई न्यू स्ट्रिंग नेम डॉट स्लाइस 2,4, तो माई न्यू स्ट्रिंग में क्या सेव होगा, cd। अगर फंक्शन कोई चीज आउटपुट करता है तो उसका फायदा क्या होता है कि आप उसको किसी और वेरिएबल में सेव करा सकते हैं। अगर वो फंक्शन आउटपुट नहीं देता, जैसे आपको पता है कि console log खुद एक फंक्शन है, सही है। यहां एक काम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं अलर्ट हेलो, सही है। आपने कहा ओके, यहां पे क्या आया, अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि अलर्ट का कोई भी आउटपुट नहीं है। जब कोई अलर्ट का कोई आउटपुट नहीं होता तो उसका आउटपुट क्या आता है, अनडिफाइंड बोलता है कंसोल। इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब है जिस प्रोग्रामर ने अलर्ट का फंक्शन बनाया था उसने इस फंक्शन के अंदर कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवाई थी। अगर कोई वो चीज रिटर्न करवाता तो वो आपको बताता। एक और फंक्शन है जो बिल्कुल अलर्ट से मिलता जुलता है, सही है, वो होता है कंफर्म, यस और नो। मैंने इसको चलाया, अभी हमसे कुछ ना कुछ आया यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ ओके, तो मुझे क्या आया, ट्रू। इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ, ये वाला कंफर्म वाला फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ ना कोई चीज आउटपुट कर रहा है। तो जो फंक्शन आउटपुट करता है वो आपके पास कोई ना कोई रिटर्न देता है। और इतना आप समझ जाएंगे उस फंक्शन के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ था, रिटर्न इस्तेमाल हुआ था। और जो फंक्शन आउटपुट नहीं देता उसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं थी। तो आपका जो स्लाइस है उसमें रिटर्न है, सही है। अब हम करते हैं 3,6, तो हमारे पास क्या आया, DEF, सही है। आप सिंपल सा इसको कट करके ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, एक और, अब इसमें थोड़ा सा ना खेलने के बड़े चांसेस हैं। अब खेलने के चांसेस क्या होते हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सिर्फ 3, तो क्या होगा, मैंने एंडिंग हटा दी, सिर्फ स्टार्टिंग है। एक काम करते हैं, पहले ना हम देख लेते हैं, चलो हमें ये तो याद है कि 2 पे सी था, हमें याद है 2 पे सी था, तो मैंने सिर्फ 2 दिया है, स्टार्ट और पोजीशन दिया, एंडिंग पोजीशन नहीं दी। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या, अच्छा, तो इसने शुरू कहां से किया, सी से, खत्म कहां पे किया, के, जो कि बेसिकली आपकी एंडिंग पोजीशन है। तो ये क्या करता है, जब आप इसको सिर्फ क्या दे देते हो, स्टार्टिंग पोजीशन, तो वो स्टार्ट पोजीशन से शुरू करता है और एंड तक चलता चला जाता है, क्योंकि आपने उसको क्या नहीं दिया, एंडिंग पोजीशन नहीं दी। तो सही है, स्लाइस में ये वाला तरीका होता है। ये अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, जब आप घर जाएं और सुकून से पानी वानी पी के बैठे हैं तो उसको दोबारा से सोचिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब मैंने इसको बोला कि स्टार्ट करो कहां से, 5 से, और 5 पे कौन सा करेक्टर था, F, तो उसने F से स्टार्ट किया और फाइनली K तक चला गया, ठीक है, ये भी समझ आ गया। उसके बाद मैं कहता हूं 5 पे क्या था, F था, और इसकी लेंथ क्या है, 11। तो मैं कहता हूं स्लाइस नेम डॉट स्लाइस, मैं कहता हूं 5 से स्टार्ट करो, सही है। एंडिंग वैल्यू क्या थी, लेंथ टोटल क्या है, लेंथ टोटल 11 थी, तो इसकी एंडिंग पोजीशन 11 होगी, क्या होगी,
एरे लेंथ याद है? एरे लेंथ याद है? और उसका एरे का इंडेक्स नंबर याद है? चलो 5,11 करते हैं, क्योंकि लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी? 11 थी। तो उसने क्या दिया है? 5 F G H I और J K। लेकिन उसको थोड़ा 10 दे के देखते हैं। तो अब क्या आया? K गायब हो गया। अब जो बच्चे कह रहे थे कि इसमें 10 आना चाहिए, उनकी लॉजिक सही है कि जो इंडेक्स नंबर है वो किससे शुरू होता है? 0 से। तो अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो आखिरी पोजीशन का वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम नेम को देखें तो अगर आप इधर से काउंट करना शुरू करेंगे 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो K है उसकी पोजीशन क्या है? 10। लेकिन इन सबका नंबर क्या है? 11। क्यों? क्योंकि काउंटिंग आप 0 से शुरू नहीं करते। काउंटिंग आप किससे करते हो? 1 से। जब आपको 5 चीजें कोई देगा तो आप ये थोड़ी बोलोगे 0 1 2 3 4, ये तो 4 हैं, ये लो 4 के पैसे। सही है? तो आपको पकड़ के मारेगा कि भाई मैंने 5 चीजें तुम्हें दी हैं, तुम मुझे पैसे 4 के दे रहे हो। सही है? तो इंडेक्स नंबर जो है वो जस्ट पोजीशन के लिए काउंट होता है। जब आपको ये काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपके पास, कितनी चीजें हैं आपके पास, तो आप काउंटिंग किससे शुरू करोगे? 1 से। तो जब वो आपको लेंथ बताता है, जब आप कहते हैं नेम डॉट लेंथ, तो बेसिकली काउंटिंग वो किससे शुरू कर रहा है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी वो आखिर फाइनली जो वैल्यूज हैं। अब ये अभी आपको थोड़ी बात समझ में नहीं आएगी, तो जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रही वो ये करें कि अपने पेपर पे लिखें ABCDEF, ऊपर उसको दें पोजीशंस 0 1 2 3 4 और 5। सही है? उसके बाद खुद सोचें कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी जो ABCD आपने लिखी है ये कितने हैं। आपसे अगर कोई बच्चा पूछे कि यार ये कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप उसको कैसे गिनती करके बताओगे? आप उसको गिनती करके बताओगे 1 2 3 4 5 6। आपने पोजीशन आखिरी क्या काउंट की थी? 5। लेकिन आप काउंटिंग नंबर्स में क्या दोगे? 6। अब जिन बच्चों ने बोला था नेम डॉट स्लाइस, अब कुछ बच्चों को ना ये बात सर के ऊपर से जाएगी कि कुछ बच्चों ने इसको 10 क्यों कहा था। क्योंकि वो सही थे, वो बात उनकी लॉजिक सही थी कि क्योंकि आखिरी वैल्यू जो है वो जो इसकी लेंथ जो है वो 11 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने? 11। लेकिन जब हम इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो आखिरी पोजीशन क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। लेकिन आपने एक चीज नजरअंदाज कर दी कि आखिरी वैल्यू क्या होती है? एक्सक्लूसिव होती है। तो आप हमेशा +1 वैल्यू देते हो। अगर आपको आखिरी लेटर भी चाहिए तो आप उसके अगली वाली वैल्यू का नंबर देंगे। हालांकि अगली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, 11वीं पोजीशन पे कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको क्या बताओगे? 11, ताकि जो 10वीं पोजीशन वाली वैल्यू है ये उसको इंक्लूड कर दे। तो जब हम इसको 511 लिखेंगे तो क्या होगा? K आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखें, ये थोड़ी सी चीजें हैं, आप बाद में इसको, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसको ना रोक के और दोबारा थोड़ा सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सही है? एक और चीज करते हैं, नेम डॉट स्लाइस। स्लाइस अभी फिलहाल थोड़े दिन टाइम के लिए आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इसके लिए हम करते हैं, इसको थोड़ा ना आसान करते हैं कि कुछ बच्चों का जो मीटर है ना अभी से ही शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। हमने इसमें सिर्फ क्या सेव करवाया है? ABCD। तो मैंने कहा नेम डॉट स्लाइस, अगर मुझे चाहिए B, तो B किस पोजीशन पे होगा? 1 पे होगा, क्योंकि A और B। और मुझे चाहिए D, आखिरी भी चाहिए, यानी कि B है 1, C है 2, D है 3। लेकिन अगर मुझे D भी चाहिए तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए? 4। तो आपके पास क्या आ गया? BCD। एक और चीज, अगर मैं 4 की जगह यहां पे लिखूं क्या? -1। अब क्या होगा? क्योंकि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं माइनस वैल्यूज भी लिख सकता हूं, पॉजिटिव लिखना जरूरी थोड़ी है। तो अब क्या होगा? आखिरी पोजीशन में कह रहा हूं -1। व्हाट डज इट मीन कि -1? -1 क्या होता है?
इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए? ए बी सी डी, सही है। स्टार्ट आपका ए और बी, स्टार्ट तो बी से होगा गारंटी, क्योंकि पहली पोजीशन किसकी है? बी की है। खत्म कहाँ होगा? अब सवाल ये, बी के बाद बचता है सी और डी। जीरो वाली वैल्यू भी आएगी, मतलब आप कह रहे हैं कि इसका जवाब आएगा बी सी डी ए, यही ना? सही है। वो कह रहे हैं कि इसका जवाब आएगा बी सी डी ए, क्योंकि वो -1 की वजह से वो जीरो पोजीशन में घूम के वापस आएगा और जो पहली पोजीशन है उसको भी उठा लेगा, उसको भी कट कर देगा। कोई और किसी का दिमाग चल रहा है? सिर्फ ए आएगा? कौन बोल रहा है? अच्छा, और कोई? बी और ए, मतलब कि बी पे उसने बी उठाया फिर रिवर्स चला गया। यार लॉजिक तो अच्छी है, लॉजिक पसंद आई मुझे। अच्छा चलें इसको चला के देखते हैं इसने क्या निकाला। देखें ये करता क्या है। बहुत सारे आपने लॉजिक लगाई, लेकिन लॉजिक में थोड़ा सा मसला हो गया। ये हमेशा करता क्या है, आपके पास लेट्स से कि ये कह लेते हैं कि हमारे पास ये एक कैरेक्टर्स की लाइन है, ए बी सी डी इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पता नहीं इसका ब्रश, अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ नहीं किया मैंने कभी। लेट्स से कि ये हमारा एरो है, ये कह रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि ये हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा, इस, सही है आपका, यानी कि सीधे हाथ की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको याद है लेफ्ट टू राइट वाली एक कन्वेंशन थी कि वो हमेशा यहाँ से शुरू करता है और ऐसे पढ़ते हुए जाता है, ठीक है। हुआ क्या, जब इस लाइन के मुताबिक उसको सबसे पहले क्या मिला, ए मिला, उसके बाद क्या मिला, बी मिला, उस कबाड़ा हो गया, उसके बाद सी मिला और फाइनली डी मिला। होता क्या है कि जब उसने स्टार्ट किया यहां से, इतनी गारंटी दी, सही है, लेकिन जब उसने आपने उससे पूछा कि आपने उसको एंडिंग पोजीशन दी, तो एंडिंग पोजीशन आपने दे दी क्या, -1। हमेशा वो भागेगा किस तरफ, लेफ्ट टू राइट। अब जब वो देखने गया कि यार मुझे लेफ्ट टू राइट में एंडिंग पोजीशन क्या देनी है, तो उसने देखा कि आपने क्या लिखा हुआ है -1, तो उसने कहा कि भाई एंडिंग कहां पे हो रही है, एंडिंग कहां पे हो रही है, डी पे। तो वो बोलेगा कि डी से क्या आ जाओ, -1 आ जाओ, क्योंकि जहां वो इधर रहा है, ये बात आप समझें कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, राइट की तरफ है, तो राइट के निस्बत नेगेटिव क्या होगा, लेफ्ट होगा, सही है। तो जहां वो इस तरफ रहा था, जब आपने उसको कहा नेगेटिव, तो वो यू टर्न मार के एक नंबर पीछे आ गया, क्योंकि वो उसका डायरेक्शन मेन किस तरफ थी, इस तरफ। तो वो कहां पे आके रुक गया, सी पे, क्योंकि -1 की पोजीशन ये है, और यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हैं ये आपके पास काउंट हो गए और बी और सी आपके पास आ गए। हाँ, उसमें भी ये होगा कि फाइनल वाला एक छोड़ के उसे पहले वाले तक ले आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल ये करता है। अब -1 का मतलब है कि जो आखिरी वैल्यू है उससे एक पहले वाली, सिंपल। ये अब दोबारा बहुत अच्छा सवाल है। हम कहते हैं भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब हमने थोड़ा बढ़ा दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब हमने कहा नेम डॉट स्लाइस, सही है, 5 जो था वो एफ था, राइट। 5 से स्टार्ट करो और -1 ले आओ, तो वो जे तक ले आया, के आखिरी था, सही है। ए बी सी डी तो आती होगी ना, जे के बाद के आ रहा था, तो हमने के तक रोका था, तो इसने के को उड़ाया और जे तक ले आया। अगर मैंने -2 किया तो इसने जे भी उड़ा दिया। अब जे और के दो वैल्यूज उड़ाई और वो 2 कदम पीछे आया, यानी कि अब -1 था तो वो 1 स्टेप पीछे आया, अब -2 है तो वो 2 स्टेप पीछे आया।
लाजमी सी बात है, एक ही वैल्यू वापस आएगी। तो 5 माइनस 2, क्योंकि आपका बेसिकली नंबर इक्वल हो गया। तो खैर, तो आपके पास 5 माइनस 2 हो गया। ये बात समझ आ रही है? क्या -6 करें? अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि -6 के साथ होना क्या चाहिए। अगर हमारे पास है 5, या ये कर लें कि ये था 1, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये अगर ये आपके पास -1 था तो यहाँ आया, सही है। -2 था तो यहाँ आया, सही है। और आप कह रहे हैं -3 था तो यहाँ आना चाहिए A। तो उससे क्या बच रहा है आगे? ये फाइनली किस डायरेक्शन किस में जाएगा? डायरेक्शन राइट की तरफ जाएगा। देखिए, उसके बाद कोई बचा ही नहीं आगे। वो जब पीछे वाली वैल्यू से आगे तरफ जा रहा है तो बीच में कोई चीज है ही नहीं, सही है। एक चीज हो सकती है, शायद ये हो, नहीं उठा रहा। पाइथन इसको उठाता है। पाइथन क्या करता है? पाइथन कहता है कि भाई 5f था, सही, -7 इससे 2 कदम पीछे चला गया हूं मैं। तो वो कहता है कि 2 बीच में वैल्यूज आई ना, क्योंकि मैं हमेशा राइट की तरफ भागूंगा, तो वो राइट की तरफ जाके वो 2 वैल्यूज जो है ना उठा के ले आता है और 5 पे रोक देता है। वो पाइथन इस तरीके से करता है। इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। ये कह रहा है नेगेटिव नहीं। अच्छा, एक और कंडीशन हो सकती है। अभी तो हमने नेगेटिव वैल्यू दी है किसमें? एंडिंग पोजीशन में। अगर हम नेगेटिव वैल्यू दें किसमें? स्टार्टिंग पोजीशन में, तो क्या हो? अब 0 क्या है? A, 5 क्या है? F। तो ABCDE, क्योंकि F निकल जाएगा, X एक्सक्लूसिव है। अभी तक कहानी बहुत सिंपल है, प्लस वैल्यूज हैं, कोई मसला नहीं है, इजी पीजी। अभी हम कहते हैं इसकी जगह क्या? -1। तो अब क्या हुआ? क्या चीज? स्टार्टिंग वैल्यू से मिलेगी नहीं तो पीछे चला जाएगा वो। अच्छा, सही है। अगर मैं इसको कहता हूं -2, अच्छा एक काम करते हैं, मैं हटा देता हूं यार, सिंपल स्लो चलता है। अब क्या आया? J के क्यों आया? अब देखिए हुआ क्या है। अरे यहाँ पे ना वो पेन पेपर होना चाहिए था, वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता, ज़्यादा आसानी होती। तो खैर, अब हुआ क्या है कि ABCDEFGHIJK ऐसे जा रही है लाइन। अब वो जाएगा भी कैसे? राइट टू लेफ्ट ही जाएगा। जब आपने उसकी स्टार्टिंग पोजीशन दी -2, तो -2 वो क्या कर रहा है कि एंड से 2 वैल्यूज पीछे से स्टार्ट कर रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं? वो एंडिंग से 2 वैल्यूज पीछे की तरफ से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये लिखा हुआ है ABCDEFGHIJK, बल्कि काम कर लेते हैं, हमारे पास वो खुला हुआ था ना VS कोड, इधर ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हम कह रहे हैं 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे पास नेक्स्ट लाइन है ABCDEFGHIJK, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो आपने थोड़ी देर पहले कैरेक्टर्स देखे जो आपके वेरिएबल में सेव हुआ है, वो ये वाले कैरेक्टर्स हैं, और ऊपर उनकी क्या है? पोजीशंस हैं। अब थोड़ी देर पहले लेंथ को, जिनको समझ में नहीं आया था कि मैं लेंथ 11 क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इनको काउंटिंग करेंगे कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं, तो जब आप इनकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये 10 आपको 11 मिलेंगे। लेकिन पोजीशन क्योंकि किससे स्टार्ट हो रही है? 0 से, तो इसकी आखिरी वैल्यू क्या आएगी? 10 होगी। ये मैंने बताया था जब हम एरे लेंथ बता रहे थे। एरे लेंथ हमेशा +1 होती है उसके इंडेक्स नंबर के आखिरी वाले से। खैर, तो अब जब स्लाइस हम यूज कर रहे हैं और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हम कह रहे हैं नेगेटिव, तो नॉर्मल स्टार्टिंग पोजीशन यहां से स्टार्ट होती है और ऐसे आगे बढ़ती है, सही है। आपने जब स्टार्टिंग पोजीशन नेगेटिव दी तो वो इधर से पीछे गया, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन कहां थी? राइट थी। अब वो इस डायरेक्शन से कहां गया? पीछे गया। अब पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली वो यू टर्न मार के इधर आ जाता है।
स्टार्टिंग वैल्यू में इधर इधर शुरू से हो जाता है। अब जितना माइनस आप उसको बोलते जाएंगे वो इनको कवर कर जाएगा। जैसे -2 ये है, -3 ये है, -4 ये है, -5 ये है, -6 ये है, ठीक है। अब f पे क्या आ रहा है? -6, माइनस की बात करो, माइनस माइनस, तो f पे क्या आ रहा है? -6। अगर मैं इसको कहूं -6 और एंडिंग पोजीशन कहूं 9, तो क्या FGHI आना चाहिए? खाली आएगा, क्या आएगा? -6-9। आप तो हार गए। अब देखें क्या हुआ। शुरू में ना ये बड़ा मुझे उस वक्त, जो अभी आप लोगों की हालत है, एक टाइम पे मेरी ये हालत थी, और जो मेरे टीचर थे वो हमारे साथ तफरी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग इसमें घूम जाएंगे, और मुझे पता था कि आप लोग इसमें घूम जाएंगे। सही है, तो ये होता रहता है, साइकिल है। हो सकता है किसी दिन आप टीचर बने और आप अपने बच्चों को ऐसे ही घुमाएं, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन खैर, आपको समझाना चाहिए कि यार ये हुआ क्यों, और ऐसा हुआ क्यों, और पहले एम्प्टी क्यों आया। सही है, पहले जब यही चीज़ हमने टेक्निक ट्राई की थी तो क्या हुआ था? खाली आया था। उसकी वजह ये थी कि आपने उस वक्त अभी तक लॉजिक सही से इसकी समझी नहीं थी। देखें, मैंने शुरू में उसको क्या बोला है? -6। तो स्टार्टिंग पोजीशन वो यहां से शुरू करता है। एक -1 तो K, -2 तो J, -3, -4, -5, -6। स्टार्टिंग पोजीशन में वो क्या लेकर आएगा? F लेकर आएगा, -6 स्टार्टिंग पोजीशन। लेकिन मैंने उसको कहा कि टर्मिनेशन कहां दो? 9। जब टर्मिनेशन 9 दिया मैंने, तो उसकी नेचुरल डायरेक्शन कहां है? राइट टू लेफ्ट। अब वो -6 F आया, अब वो भूल गया। अब वो बोलेगा भाई तुम लोगों ने मुझे शुरू F से करवाया, मैं जाऊंगा किधर? इधर ही। जब वो आगे भागने लगा तो एंडिंग पोजीशन उसने हमने बोला था कहां पे रोक दो? 9 पे रोक दो। और हमेशा आखिरी पोजीशन एक्सक्लूसिव होती है, तो वो J को नहीं उठा के लाएगा, बल्कि किसको उठा के लाएगा? I को। तो FGHI प्रिंट हो गया। अब दूसरा सवाल बनता है कि पहले क्यों खाली आया? पहले इसलिए खाली आया क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन आपने दिया लेट से -6। दोबारा आपने स्टार्टिंग पोजीशन दिया -6, आपने उसको एंडिंग पोजीशन दिया लेट से 3। बात समझ रहे हैं? अब वो शुरू किससे कर रहा है? F से। अब वो पीछे नहीं जाएगा कभी भी, वो हमेशा कहां जाएगा? आगे। अब वो आपने दिया एंडिंग पोजीशन 3, वो कह रहा है 3 को तो मैं पीछे उठा ही नहीं सकता, क्योंकि 3 तो पीछे रह गया, और वो मेरी डायरेक्शन कहां है? इस तरफ, तो ये पीछे में उठा ही नहीं सकता। तो आपको क्या रिटर्न कर देता है? खाली। ये भी आता है ये भी आता है, टेंशन ना लें, ये भी आता है। अब दोनों माइनस के कैसे हो सकते हैं? दोनों माइनस कैसे हो सकते हैं कि आपने बोला, बहुत सिंपल है, आपने बोला -6 और -2, तो भी जवाब क्या आएगा? FGHI। सेम वैल्यू, सेम चीज, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग। पहले मैंने क्या लिखा? पहले मैंने लिखा सिंपल 9, तो भी क्या आया? FGHI। अब मैंने लिखा -2, तो भी क्या आया? FGHI। हाँ, आप बस सीक्वेंस को याद रखेंगे। जो सीक्वेंस है वो हमेशा कैसे भागेगा? राइट टू लेफ्ट जाएगा। एग्जैक्टली, माइनस जब वैल्यू होगी तो वो पीछे जाएगा। जो वैल्यू चीज माइनस है वो पीछे जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से कैसे बढ़ेगा? हाँ, जो आपकी अगर देखें माइनस वाली जो है, फिर वो इंक्लूसिव टाइप होता है। जब आप माइनस लिख रहे हैं तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं -2, सही है। तो -2 जब आप लिख रहे हैं तो वो J को भी उठा के ला रहा है। ये चीज आपने नोट की? हालांकि अगर सीधा होता और मैं लिखता 2, तो वो 1 वाले को उठा के लाता, 2 वाले को डिस्कार्ड करता। लेकिन इधर -2 हो रहा है। किसी की बात समझ आ रही है? ऐसा क्यों है कि इंक्लूड, ये क्यों? जब माइनस आ रहा है तो इज्जत से काम कर रहा है कि 2 लिखो तो 2 वाला उठा के ला रहा है, 3 लिखो तो 3 वाला उठा के ला रहा है। लेकिन अगर सीधी तौर पे चला और 9 लिखो तो वो 8 वाला ला रहा है, 6 लिखो तो 5 वाला ला रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब आप माइनस लिख रहे हैं तो माइनस लिखते वक्त आपके पास 0 तो था, आपने 0 काउंट नहीं किया पोजीशन में,
तो बेसिकली वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एज एन इंक्लूसिव। ठीक है, आप फिर से बोलें, आपका शायद क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। हाँ, ये के है, -1 का मतलब के है जी। नहीं नहीं, अब वही वाली बात है कि ये क्या करता है, अब के पहले उठाए बाद में जे उठाए, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। वो इस तरफ कभी भी नहीं आएगा, वो उठाएगा हमेशा यूं ही, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, बस यही याद रखना है। वो जब कट कर रहा होगा, जब वो कटिंग कर रहा है, तो कटिंग करते वक्त हमेशा डायरेक्शन उसकी किस तरफ होगी, राइट टू लेफ्ट। यही वजह थी कि पहले उसमें क्या आया था, एम्प्टी आया था, क्योंकि उसकी नेचुरल डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ, और मैंने स्टार्टिंग पोजीशन यहां दे दी और मैंने एंडिंग पोजीशन यहां दे दी, तो वो पीछे तो गया ही नहीं, वो गया किधर, आगे, और आगे उसको कोई एंडिंग पोजीशन मिली नहीं, तो आपको उसने क्या रिटर्न कर दिया, एम्प्टी। तो जे और के इस वजह से प्रिंट कर रहा है -2 लिखने पे, क्योंकि उसकी नेचुरल डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट। वो हमेशा कैसे भागेगा, राइट टू लेफ्ट। -6 और, अब देखिए -6 और -8 हो, अब इसको काउंट करते हैं। -6 हमारा क्या था, एफ था, अब -8 क्या होगा, अच्छा कितने, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं एम्प्टी आएगा, -6 और -8 एम्प्टी आएगा, क्योंकि वो दो चीज़ें आप पीछे चले गए, 2 स्टेप्स पीछे चले गए, और वो पीछे नहीं जाएगा, तो आपको हमेशा एम्प्टी आएगा। अब ये इसके 3 केसेस हैं, इसको 4 केसेस नॉर्मली हम बोलते हैं, जो ये आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। ये टेस्ट जो आपके इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, जो आपको बोलते हैं कि यार ये टेस्ट है, इसको आपको अटेंड करना है, या इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसमें आपको आपके सामने लिखेगा और बोलेगा इसका जवाब क्या आएगा। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, स्लाइड्स में आपको सबसे ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा है कि क्योंकि ये इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन है बड़ा सिंपल, लेकिन घुमाने वाला है। जब तक आप इसकी साइकोलॉजी सही से समझते नहीं है ना, ये आपको घुमाता फिराता रहेगा। ठीक है, अब आपको सिस्टमेटिकली आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब ये 1,5 हुआ तो BCDE क्यों आया, BCDEF क्यों नहीं आया। सही है, पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए। सही है कि ये आपको क्लियर है कि जो आखिरी वाली पोजीशन होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है, तो हमेशा उसको छोड़ देगा। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी, हमने लिखा -2, तो I पे रुक गया, J और K को ख़त्म कर दिया। जब J और K को ख़त्म किया और I पे रुक गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस वैल्यू उसने कहाँ से कैसे नोट डाउन की। दूसरा, अब वो -5 की जगह -6 आया, तो उसने FGHI उठाया। सही है, अब आपको ये पक्का होना चाहिए कि FGHI कैसे उठाया। आखिरी कि ये इसमें जो ये वाला था, इसमें स्टार्टिंग पोजीशन पॉजिटिव थी और एंडिंग पोजीशन नेगेटिव थी। इसमें स्टार्टिंग पोजीशन पॉजिटिव आपके पास 5 जो है वो है, और आपके पास फाइनल जो पोजीशन है लेट्स से कि वो है 9। तो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे नेगेटिव है और एंडिंग पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव है। ये बेसिकली इसके 4 केसेस होते हैं कि सबसे पहले तो पॉजिटिव, दोनों चीज़ें पॉजिटिव, उसके बाद एक पॉजिटिव, पहली वाली पॉजिटिव दूसरी वाली नेगेटिव, फिर पहली वाली नेगेटिव दूसरी वाली पॉजिटिव, और आखिरी में दोनों चीज़ें नेगेटिव। तो ये स्लाइड्स की जो कंडीशंस हैं, ये आपको 4 घर जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले दिमाग में खुद सोचना चाहिए कि इसका जवाब क्या आएगा। ये पेपर पेन पे करेंगे तो ही समझ आएगा, वरना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमेशा काउंटिंग कैसे करेगा, राइट टू लेफ्ट। जब ये कट करने आएगा तो हमेशा राइट टू लेफ्ट कट करेगा, हमेशा। तो राइट टू लेफ्ट वाला ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है। उसके बाद ये चीज़ बिठानी है कि जब बात आई नेगेटिव की, उसने कहा -3, तो बेसिकली अब आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, आखिरी से, आखिरी लेटर से। तो -1, -2, -3 पहले से जब शुरू करना है तो 0, 1, 2, 3 यहां से शुरू करना है, तो -1, -2, -3, -4, -5। ये बात समझ है। और ये दोनों में स्टार्टिंग पोजीशन हो या एंडिंग पोजीशन, दोनों चीजों में आप अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -1, -2, -3 और -4। इस तरीके से क्या है कि आपको नेगेटिव पोजीशंस और पॉजिटिव पोजीशंस का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो बेसिकली ये आपका स्लाइस था। तो आप देख रहे हैं कि आज की क्लास में जस्ट 2 स्ट्रिंग मेथड्स हुए हैं। पहला लेंथ था जो मैंने 5 मिनट भी नहीं लगाए,
और दूसरा जो था वो स्लाइस था। अगर आप स्लाइस की इधर डॉक्यूमेंटेशन देखें तो स्लाइस में उसने बस इतनी सी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, ये बताया कि पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन क्या होती है, एक एग्जाम्पल दे दिया कि इसका जवाब क्या होगा, एक और एग्जाम्पल दे दिया कि एक वैल्यू हो तो क्या जवाब होगा, और एक और एग्जाम्पल दे दिया कि इसके अंदर एक नेगेटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा। लेकिन इन दोनों की इसने एक्सप्लेनेशन इन सब की नहीं दी, आपको समझाया नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जो आप नॉर्मली ऑनलाइन भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे उसमें आपको ये चीज़ नहीं समझाई जाएगी, आपको वो ये बता देगा कि पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन पुट करोगे तो ये काम हो जाएगा। वो लोग ये नहीं बताएंगे कि ये बेसिकली राइट टू लेफ्ट वाला क्या चक्कर है कि -2 पे आखिरी की 2 वैल्यूज क्यों उठा के लाया, ये आपको नहीं समझाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रख दीजिएगा कि ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, इसको आपको अभी से समझ लेना है, सही है। बाद में अगर आप ये भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन कैसे लिखनी थी तो वो आप ट्यूटोरियल से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर ट्यूटोरियल में आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा कि अगर -2 इधर है -3 इधर है तो क्या हो रहा है, सही है। इंटरव्यू क्वेश्चंस में स्लाइस में बता रहा हूँ बहुत पसंदीदा इनका एक टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड्स में से। स्ट्रिंग मेथड में से उनको जो सबसे चीज़ अच्छी लगती है वो कौन सी है, स्लाइस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घुमाने वाली है। इसके बाद जो है ये सब स्ट्रिंग और इसके बाद सब स्ट्रिंग और सब str, ये दो हैं, सब स्ट्रिंग और सब str, ये समझ लें स्लाइस के बच्चे हैं और कुछ भी नहीं है, स्लाइस के बच्चे हैं, दोनों सेम काम ही करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, सही है। इसको देख लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नॉर्मली इनको ज़्यादा पहले पढ़ाता ही नहीं हूँ ताकि बच्चे का दिमाग जो है ना वो फोकस्ड रहे, जो मेन है और जो सब काम कर सकता है, स्लाइस हर चीज़ कर सकता है। तो जो ये सब स्ट्रिंग और सब str करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट स्लाइस है और स्लाइस को आपको सही से देखना है। आज घर जाके इसको बेसिकली प्रैक्टिस कर लीजिएगा।